बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरेमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसे कि रौरेमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरेमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आविला। आज भी हम रौरेमन ले नवा और बेस जानकारी लेके आई। मकिल किसान भाई बहन मन जानकारी कर आगे चलू हमरे देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के पशुपालकों को दी जाती है अनुदानित दर पर मवेशियां। पशुपालक रखें पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान। फूलों की कटाई के लिए उत्तम है रोज सिकेटियर। राज्य के पशुपालकों के कल्याणार्थ पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। इस योजना के तहत बकरी, सूकर, बत्तख और दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम चलाया जाता है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत जहां 100% अनुदान पर बकरी पालन के लिए उच्च नस्ल की 4 मादा और 1 नर बकरा, सूकर पालन के लिए 4 उच्च नस्ल के मादा सूकर और 1 नर सूकर, वहीं डेयरी फार्मिंग के लिए 50% अनुदान पर 2, 5 और 10 उच्च नस्ल के दुधारू गायें देने का प्रावधान है। योग्य पशुपालक इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमारे पशु विशेषज्ञों का मानना है कि पशुपालक मित्रों को पशुओं के प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना चाहिए। जैसे पशु यदि बीमार हो तो उसका तापमान लेना, लक्षणों का देखकर बीमारी का अनुमान लगाना, घाव पर मक्खी बैठने नहीं देना, उस पर मरहम पट्टी करना इत्यादि। प्राथमिक उपचार का ज्ञान होने से आकस्मिक समय में या डॉक्टर के आने से पहले पशुपालक अपने बीमार पशु का इलाज कर सकता है, उसे बचा सकता है। मक्का हमारे यहाँ किसान मुख्य रूप से लगाते हैं। मक्का के बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों द्वारा झारखंड के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद हैं सुआन, बिरसा विकास मक्का 2। यदि हाइब्रिड प्रभेद लगाना चाहें तो कंचन और HQPM 2 और 5 नामक प्रभेद लगा सकते हैं। सुआन, बिरसा विकास मक्का 2 ये मक्का के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। वहीं हाइब्रिड प्रभेद है कंचन, HQPM 2 और 5। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ये प्रभेद लगभग 80 से 100 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इन्हें लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर लगभग 45 से 80 क्विंटल तक मक्का की उपज पा सकते हैं। मटर की फसल में इन दिनों चूर्ण लासिता रोग यानी पाउडरी मिल्ड्यू के प्रकोप की संभावना रहती है, जिसमें कि मटर के पौधों में सफेद चूर्ण जैसा लग जाता है, जिससे कि पौधों की बढ़वार कम हो जाती है और फलन प्रभावित होती है। पाउडरी मिल्ड्यू के अधिक प्रकोप से पत्ते सूख कर झड़ने लगते हैं, जिससे किसान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग के नियंत्रण के लिए सल्फर युक्त दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना अच्छा होता है। अन्य समस्याओं के लिए कृषि विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में और क्या खूबियां हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों की बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं।
और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। बेहतर कृषि कार्य करें, परंतु कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में रोरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रोरेमन के जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।
किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरमन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती जानकारी की ओर। आज का जो जानकारी है कि गर्मी कर मौसम में सब्जी के देखभाल कैसे करल जाए। किसान भाई बहन मन, गर्मी तो रौरमन देखबे करत थी। अब ऐसा गर्मी कर मौसम में सब्जी कर देखभाल करना जरूरी है। जैसे मान लो कि बैगन, टमाटर, भिंडी, तोरई हो गलक, इकर देखभाल कैसे करल जाए। तो चलो हम रौरमन के सीधे लेकर चला थी फीचर कर माध्यम से इकर जानकारी दिवा थी। जिस तरह हम इंसानों को गर्मियों में विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से सब्जियों की भी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में टमाटर, बैंगन, मिर्च, तुरई, कद्दू, खीरा, लौकी, भिंडी, हरी सेम, हरी मटर, पालक, करेला, गाजर, शकरकंद, खरबूजा समेत कई तरह की सब्जियां किसान भाई अपने खेतों में उगाते हैं। लेकिन अगर सही उचित देखभाल ना की जाए तो फसल को नुकसान पहुंच सकता है। आज हम आ पहुंचे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र प्लांडू में और हमारे साथ यहाँ के प्रधान डॉक्टर ए.के. सिंह जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं गर्मी के मौसम में सब्जियों की देखभाल के बारे में। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड की पहचान सब्जी उत्पादक राज्यों के रूप में की जाती है और मुख्य तौर पर हम गर्मी की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं। तो झारखंड में गर्मी के मौसम में मुख्य रूप से किस किस सब्जी की खेती की जा रही है? देखिए, अभी मार्च का महीना बीतने वाला है और किसान भाइयों के खेत पे ढेर सारी सब्जियां, चाहे वो हम पहले कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करें, इसमें बहुत बड़ा इनका परिवार है। नेनुआ, झिंगी, करेला, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, लौकी, कोहड़ा, बहुत सारी सब्जियां, ये सब किसान भाइयों के खेत में फूल और फल वाली अवस्था में हैं। इसके साथ साथ अगर हम टमाटर, बैगन, मिर्च, ये भी फसल किसान भाइयों के खेत में फूल वाली अवस्था में है और फल लग रहे हैं उसमें। इसके साथ साथ अभी मार्च के महीना में हम लोग गर्मा भिंडी की बुआई का भी कर सकते हैं। बहुत सारी सब्जियों की बुआई और रोपाई भी होगी जो कि बरसात के मौसम में बिचड़ा भी पड़ेगा, जिनकी फल बरसात के मौसम में आएगा। हरे पौधे की गर्मी और तेज धूप के प्रति अपनी अलग अलग सहनशीलता होती है और सबको अलग अलग तरीके से देखभाल करने की आवश्यकता भी होती है। जानकार कहते हैं कि गर्मी के मौसम में कई प्रकार की सब्जियां और अन्य पौधे उगाए जाते हैं जिन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से देखभाल करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि सिंचाई की बात शुरू, क्योंकि सारी सब्जियां फूल वाली अवस्था में हैं और फल लग रहा है। इस समय नमी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है और हमारे झारखंड में चूँकि बारिश बहुत कम है, मात्र 12% क्षेत्रफल ही सिंचित है, इसलिए सिंचाई की बात हम पहले मुख्य रूप में करना चाहेंगे। मल्च का प्रयोग तो किसान भाई कर ही रहे हैं, जिससे कि हमारी नमी संरक्षित हो रही, चाहे वो हमारा प्लास्टिक मल्च हो या बायोडिग्रेडेबल मल्च भी आ गई हैं। साथ साथ कुछ किसान भाई अपना पराली का प्रयोग भी मल्च के रूप में करते हैं, जिससे कि नमी संरक्षित रहती है। टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग बहुत ही अनिवार्य रूप से हमारे झारखंड में हो रहा है और किसान भाइयों को टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग करके ही सब्जी फसलों में जल प्रबंधन का काम करना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो हमारे पानी की बचत 40 से 50% तक बचत भी होती है और साथ साथ उत्पादन भी हमारा अच्छा होता है। तो समय समय पर टपकन सिंचाई विधि से खेत में उपयुक्त नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा फूल वाली अवस्था में फल अच्छे लगें। समर सीजन में सब्जियों की देखभाल करने के लिए मिट्टी परीक्षण से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। गर्मियों में उचित मात्रा में सब्जियों को पानी देना चाहिए। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करनी चाहिए। गर्मी में खरपतवार नियंत्रण के लिए मल्चिंग जरूरी है। जरूरत के मुताबिक गर्मी में पौधों को धूप में रखना चाहिए। सब्जियों की कटाई का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए और साथ में सही समय पर सब्जियों को खाद देना जरूरी होता है। खरपतवार नियंत्रण की बात अगर करें तो निश्चित रूप से खरपतवार का नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम प्लास्टिक मल्च का अधिकतर किसान भाई प्लास्टिक मल्च का प्रयोग और टपकन सिंचाई विधि का प्रयोग सब्जी की खेती के लिए कर रहे हैं, तो खरपतवार का समस्या अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाती है। जहाँ तक कीड़े मकोड़ों की बात है, कद्दू वर्गीय सब्जियों में खास तौर से अभी माइट का प्रकोप होगा, जो कि रस चूसने वाले होते हैं, और पत्ती में सुरंग बनाने वाले कीड़े, जिन्हें कि पड़ सुरंगक कीट और अंग्रेजी में लीफ माइनर भी कहते हैं, किसानों के खेत पर वो आक्रमण कर रहा है।
तो इसमें पर्ण सुरंगक कीट की रोकथाम के लिए हम लोग डेसिस नामक दवा का छिड़काव आधा से 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के करने की सिफारिश करते हैं और ये सिंचाई 10 से 15 दिन के अंदर पे छिड़काव दोबारा भी करना चाहिए। और फल की मक्खी भी कद्दू वर्गीय सब्जियों में या परवल में आक्रमण करती है, उसके लिए हम लोग फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करने की सिफारिश कर रहे हैं। और फेरोमोन ट्रैप लगाने से जो हमारा नर कीट होता है उसमें फंस जाता है, मादा कीट का गंध उस ट्रैप में होता है और फंस जाता है उस फंदे में। तो हमको एक तो दवा का छिड़काव कम करना पड़ता है, क्योंकि सब्जी फसलें जो हैं एक निश्चित अंतराल पे इनकी तुड़ाई भी होती है। बहुत ज़्यादा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए हम लोग फल वेधक कीट की रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करने की सिफारिश करते हैं। जानकार कहते हैं कि गर्मियों के समय तेज धूप में बेहतर तरीके से उगने के लिए सब्जियों को नियमित रूप से पोषक तत्व और देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे में सब्जियों के आसपास उगा हुआ खरपतवार मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण करेगा, जो भविष्य में आपके पौधों द्वारा लिया जा सकता था। इसके लिए इससे आपके पौधे को पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, लिहाजा खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। सब्जी की फसलों में उर्वरक प्रबंधन में सबसे पहले तो हम लोग शुरू में यही बताते हैं कम से कम 20 टन प्रति हेक्टेयर 2.5 एकड़ में गोबर की सड़ी हुई खाद हम लोग डालना चाहिए। नाइट्रोजन जो हमारा उर्वरक है उसको हम लोग मूलतः 3 भाग में बांट के देते हैं और फास्फोरस पोटास जो हमारा मुख्य पोषक तत्व है उसको तो रोपाई या बुआई से पहले डाल देते हैं। तो जो किसान भाई टमाटर, बैगन, मिर्च या जो कद्दू वर्गीय सब्जियां थोड़ा लेट में लगाए होंगे, अगर वो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के 1 मात्रा का प्रयोग कर चुके हैं 1/3 मात्रा का, तो अभी जड़ के आसपास नाइट्रोजन का दूसरी मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं और उस पर मिट्टी जड़ के पास थोड़ा मिट्टी भी चढ़ा देंगे तो उत्पादन अच्छा मिलेगा। साथ साथ आजकल बहुत सारे जैविक कीटनाशक भी बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैविक उर्वरक भी उपलब्ध हैं, तो अब हम लोग किसान भाइयों को जैविक कीटनाशक और जैविक उर्वरक का प्रयोग करने की भी सिफारिश करते हैं। गर्मी के मौसम में टमाटर में तापक्रम बढ़ता है तो फल लगना कम हो जाता है, इसके लिए हमारे हार्मोन्स उपलब्ध हैं बाज़ार में, उनको लेकर के किसान भाई छिड़काव करेंगे तो फल उच्च कोट की अच्छी गुणवत्ता वाले फल और अच्छे आकार में प्राप्त होंगे। तो किसान भाई बहन मन चलू अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी की ओर। दूसर जानकारी है कि स्वस्थ पौधा उत्पादन करेले मिट्टी कर जांच कितनी जरूरी है इकर बारे में। तो किसान भाई बहन मन रौरे मन जानिला कि मिट्टी कर जांच कर महत्व कर बारे में। मिट्टी कर जांच कराना बहुत जरूरी है, काले क्योंकर में कौन सा पोषक तत्व कर कमी है उकर से फसल बढ़िया नहीं हुएला। तो चलू रौरे मन के हम सीधे लेके चला थी, हमारे कर जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से जानकारी लेवा थी। दर्शकों नमस्कार, आज हम ICAR प्लांडू में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रेशमा शिंदे जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि स्वस्थ पौधा उत्पादन के लिए मिट्टी जांच की उपयोगिता किस प्रकार से आवश्यक है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि स्वस्थ पौधा के लिए अगर मिट्टी जांच की बात की जाए तो किस प्रकार से ये लाभदायक है। मिट्टी जांच, जैसे हम इंसान हैं कि हम कोई भी टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कौन सी बीमारी है या हम किस बीमारी के चौखट पे है, तो उसी तरह मृदा का भी वैसा ही है। हम अगर मिट्टी जांच करेंगे तो हमें अपनी मृदा का स्वास्थ्य कैसा है ये पता चलेगा। स्वस्थ मृदा होगी तभी हमारे पौधे की उपज अच्छी होगी, पौधे को जो पोषक तत्व चाहिए वो ठीक मात्रा में मिलते जाएंगे। तो जैसे मृदा जांच से हमें पता चलेगा कि हमारी मिट्टी का जो क्षारयुक्त है या फिर अम्लीय है, उससे पता चलेगा कि पौधे में हमारे पौधे को 17 प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें से 3 तो हवा से मिल जाते हैं, बाकी जो 14 है वो मृदा से ही मिलते हैं। मिट्टी में अगर इसका जो मात्रा है ठीक रहेगी तो ही पौधा अच्छे से उपज दे पाएगा या स्वस्थ बना रहेगा। तो ये जो 14 पोषक तत्व है, इनकी कमी है या इनकी अधिकता है, ये हमें सिर्फ मिट्टी जांच से ही पता चलेगा। इसीलिए हमें मिट्टी जांच करना ज़रूरी है। अगर हमें अच्छी पौधे की उपज चाहिए, उसका स्वास्थ्य पौधे का अच्छा बना रहे, अगर पौधे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी मनुष्य का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसलिए मिट्टी जांच की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल।
आपने ये बहुत ही अच्छी बात बताई कि मिट्टी जांच इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर पौधे में ज़रूरत से ज़्यादा अगर पोषक तत्व मिलता है तो भी नुकसानदायक है, या फिर कम मिलता है तो भी नुकसानदेह। तो एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी जांच किस प्रकार से की जाए। मिट्टी जांच हमें मिट्टी जांच के लिए सबसे पहले तो मिट्टी का नमूना हमें अपने खेत से लेना होता है। तो मिट्टी जांच के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र में, जहाँ पे सॉइल टेस्टिंग लैब्स है, वहाँ पे आप मिट्टी जांच कर सकते हैं, या बिरसा कृषि विद्यालय में भी मिट्टी जांच की सुविधा है। तो मिट्टी जांच के लिए सबसे पहले तो हमें अपना मिट्टी का खेत से अपना मिट्टी का नमूना एकत्रित करना होता है। तो लगभग 1 हेक्टर या 2 हेक्टर में से कम एक तो ये सैंपल लेना ज़रूरी होता है मिट्टी का। तो मिट्टी का नमूना कैसा लिया जाता है ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। मिट्टी का नमूना लेने के लिए आपको जो आपका खेत है उसको आपको 10 या 15 जगह का चुनाव करना है उसके, और जहाँ से मिट्टी का नमूना ले रहे हैं वहाँ पे पानी जमा नहीं होना चाहिए, खाद का इस्तेमाल किया गया नहीं चाहिए, और जहाँ पे कोई भी खाद का ढेर लगा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जगह चुनिए जहाँ का जो मिट्टी का नमूना है हमारे पूरे खेत का प्रतिनिधित्व कर पाता हो। तो मिट्टी जांच के लिए पहले आप जिस जगह का चुनाव करेंगे वहाँ का जो घास फूस है उसको साफ़ कर लीजिएगा। फिर उस अगर नहीं हो, अगर से मिट्टी का नमूना लेना चाहिए, अगर नहीं होगा तो आप खुरपी के सहायता से मिट्टी का नमूना ले सकते हैं। तो 6 इंच गहरा गड्ढा, वी अंग्रेज़ी वी जो शब्द है उसका आकार में आपको गड्ढे का खोदना है, और एक समतल साइड से उसका जो मिट्टी है उसको नीचे गिराइए और उसको एक पॉलीथीन में, साफ़ पॉलीथीन में भर दीजिए। ऐसे ही आप 10 से 15 जगह से ऐसे नमूना लेके उसको एकत्रित कीजिए। उसको 4 भाग में बांटिएगा, जिसमें से 2 भाग को आप निकाल फेंकिएगा और 2 को फिर एकत्रित कीजिएगा। ऐसे करते करते 1 घंटा मतलब एक से आधा केजी तक का आपका नमूना बनना चाहिए। और उस नमूने को एक साफ़ पॉलीथीन में या साफ़ थैले में रख के उसमें अपने खेत के बारे में, जैसे आपका नाम, आपके खेत का किस जगह से लिया गया है, खेत में कौन सी फसल उगाई जाने वाली, इसका सारी जानकारी देख के आप इसको मिट्टी के प्रयोगशाला में भेजिएगा। बिल्कुल। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किसी भी खेत से मिट्टी अलग अलग तरीके मतलब जगह से लेना आवश्यक है, तभी जो है मिट्टी की जांच में सही तरीके से हो पाएगी। लेकिन जैसे हमारे किसान भाई जब मिट्टी लेते हैं तो उसको किस प्रकार से पॉलीथीन वगैरह में रखना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। सबसे मिट्टी जब लेते हैं ये उसमें कुछ सावधानी बरतनी होती है। जैसे आप जब मिट्टी का नमूना ले रहे हैं तो उसको है ना, आप अगर गीली जगह से या जहाँ पे पानी जमा है वहाँ से मिट्टी का नमूना ना लें। अगर किसी तरह से आपको लेना पड़ा कि गर्मी के सीज़न में या मतलब बारिश के सीज़न में, तो मिट्टी की नमूने को छाया में सुखाइए और फिर उसको साफ़ पॉलीथीन जिसमें कोई भी कीटनाशक वाली या ऐसी पॉलीथीन नहीं यूज़ करना है, तो हमें एक साफ़ पॉलीथीन का यूज़ करिए। अगर आप बगीचा लगाने के लिए मिट्टी जांच कर रहे हैं तो मिट्टी की जो नमूना लेना है उसको अलग अलग गहराई से लेना होता है, जैसे 0 से 15, 15 से 30, 30 से 60 और 60 से 90। तो ऐसे एक बड़ा सा 1 मीटर तक का गड्ढा खोद के उसमें 4 नमूने लेने होते हैं। और अगर आप सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए मिट्टी का नमूना ले रहे हैं तो उसमें कोई भी लोहे का औजार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिट्टी जब भी लेनी है तो मिट्टी का जो नमूना लेना है वो पौधा लगने से 1 महीना पहले लेना चाहिए और पौधे हार्वेस्ट होने के बाद लेना चाहिए, जिससे आपको जो उसका रिपोर्ट है कि पौधा लगते समय आपको उसकी जानकारी मिल जाए। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जब मिट्टी की जांच हो जाती है और जब पौधे लगाने की बात होती है तो कौन से मिट्टी में कौन सा पौधा लगाना ज़रूरी होगा, इसके बारे में कैसे जानकारी मिलेगी? जैसे कि आप मिट्टी जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमियां है या कौन से ज़्यादा है। अगर उसका पीएच क्या है, वो आम्ल है या क्षार युक्त है। जैसे कि हमारी झारखंड की फसल यहाँ की मिट्टी आम्लीय है, तो हमें यहाँ पे जो आम्लीय मिट्टी में जो भी मतलब एसिडिक है, जो भी मिट्टी को अच्छे से एसिडिक सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, ऐसी फसल लेनी होती है। जैसे कि यहाँ पे आम का, धान और दलहनी फसल अच्छे से आती है, तो हमें ऐसे फसलों का चुनाव करना चाहिए। तो आपको मिट्टी का जो भी रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से आपको फसल का चुनाव करना चाहिए।
तो बताओ आज का जो दुयो जानकारी रोम के दिली कैसन लागल? 20 जानकारी है नहीं। अरे सेले तो रौरे मन के कहिला कि हमार पता के लिखू ताकि रौ ठेना कोई अगर समस्या है तो पता लिखू, इसलिए कि चिट्ठी के माध्यम से रौर समस्या कर समाधान हो सकेला, है नहीं? तो लिखू। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो आज रोड में इजाज़त दो मकी यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हुआ। तब तक इजाज़त दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।